गुड मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो सभी? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ओके, तो आज हम करेंगे सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री में कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में। लास्ट टाइम हमने पढ़ा था मोल कंसेप्ट के बारे में और हमने बहुत सारे रिलेशंस वहां पे प्रिपेयर किए थे। आज हम उस टॉपिक को आगे बढ़ाएंगे और उस मोल कंसेप्ट को अप्लाई करेंगे कंसंट्रेशन टर्म्स के अंदर। ना कंसंट्रेशन टर्म्स की रिक्वायरमेंट हमें क्यों पड़ रही है? क्योंकि जब हम किसी एक सब्सटेंस को दूसरे सब्सटेंस में मिक्स करते हैं तो हमारे पास सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है। उस सॉल्यूशन की बेसिकली स्ट्रेंथ या कहूं मैं उस सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन हमें निकालनी होती है कि कितनी अमाउंट का सोल्यूट डिसोल्व किया गया है, कितनी अमाउंट ऑफ सोलवेंट में। और हम कंसंट्रेशन टर्म्स की हेल्प से दो सॉल्यूशन की स्ट्रेंथ को या कंसंट्रेशन को या डाइल्यूशन को कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करेंगे उन्हीं कंसंट्रेशन टर्म्स के बारे में और यही कंसंट्रेशन टर्म्स हमारी यूज होंगी आने वाले चैप्टर्स में भी, साथ ही साथ नई क्लास में भी। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो वी हैव कंसंट्रेशन टर्म्स। तो कौन कौन सी होती है जरा वो जान लेते हैं, फिर हर एक को डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले होगी हमारे पास परसेंटेज वेट बाय वेट। सेकंड हमारे पास है परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम। थर्ड हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। फोर्थ हम बात करेंगे मोलैरिटी की। फिफ्थ हमारे पास टर्म होगी मोलैलिटी। Sixth, we'll discuss about normality. Seventh, हम पढ़ेंगे मोल फ्रैक्शन के बारे में। एट्थ हमारे पास होगा पार्ट्स पर मिलियन। We can also discuss about mass fraction. We will discuss about strength. हम डिस्कस करेंगे फॉर्मेलिटी के बारे में। ठीक है, ओके, सो दीज टर्म्स वी आर गोइंग टू डिस्कस इन दिस चैप्टर, सॉरी इन दिस लेक्चर, नॉट चैप्टर। चैप्टर तो है ही, बेसिकली लेक्चर में भी डिस्कस करेंगे हम इन्हीं टर्म्स को, और एक सेपरेट वीडियो में इन सभी टर्म्स को आपस में लिंक करना भी सिखाया जाएगा कि अगर मुझे ये टर्म दी हुई है और मुझे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो व्हाट विल बी द सिंपलेस्ट फॉर्मूला टू जस्ट पुट द वैल्यूज एंड वी कैन गेट द आंसर एज सून एज पॉसिबल। ओके, एक और चीज हम यहां लिख देते हैं, दैट इज कॉल्ड डेंसिटी। हम डेंसिटी की भी बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम परसेंटेज वेट बाय वेट को। तो परसेंटेज वेट बाय वेट, अब ये कंसंट्रेशन टर्म्स आपको लिखे मिलती है मेडिसिन के पैकेट में। तो जो आपकी गोलियां होती है दवाई की, जो बुखार में ली जाती है, उन दवाइयों पे इस तरह की परसेंटेज कॉम्पोजिशन लिखी मिलती है। तो क्या है ये? इट इज इक्वल टू मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इन ग्राम्स इनटू 100। ठीक है, तो मास ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। एंड एक बात आप सभी को पता होगी, सॉल्यूशन इज इक्वल टू सोल्यूट प्लस सॉल्वेंट। ठीक है, तो अगर हमें सोल्यूट दिया है, सॉल्वेंट दिया है, तो दोनों को ऐड करने के बाद हम सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ये हुई हमारी फर्स्ट टर्म। फॉर्मूला लिखते हैं न्यूमेरिकल, इस पे हम ट्राई करेंगे। सेकंड टर्म का हमारे पास फॉर्मूला है, टर्म इज परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम, दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स इनटू 100 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर्स। ठीक है, थर्ड टर्म की बात करेंगे।
थर्ड टर्म हमारे पास है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम, दैट इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सोल्यूट इन ml डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये हुए हमारे फॉर्मूले पहली 3 टर्म्स के, इसे नोट करेंगे, फिर हम बाकी टर्म्स के फॉर्मूले भी देखते हैं। तो चलिए बच्चे अब बात करते हैं फोर्थ टर्म के बारे में। फोर्थ टर्म हमारे पास है मोलैरिटी। इस मोलैरिटी को हम कैपिटल M से सिंबलाइज करते हैं। ये क्या होता है? इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolve per liter of solution। कि सोल्यूट के मोल्स डिसॉल्व्ड है पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन में, दैट कंसंट्रेशन टर्म इज कॉल्ड मोलैरिटी। अब अगर मैं इसका फॉर्मूला लिखना चाहता हूं तो क्या बनेगा? कैपिटल M इज द मोलैरिटी एंड दैट विल बी नंबर ऑफ मोल्स of solute divided by volume of solution in liter। और अगर मैं इस फॉर्मूले से मोलैरिटी की यूनिट चेक करना चाहता हूं तो इसमें यूनिट बनेगी मोल पर लीटर। दिस विल बी द यूनिट ऑफ दिस कंसंट्रेशन टर्म। इस टर्म को थोड़ा सा और इलेबोरेट करते हैं मास की टर्म्स में। तो मैं ये जानता हूं फ्रॉम द मोल कंसेप्ट टॉपिक दैट नंबर ऑफ मोल्स इज गिवन मास बाय मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स की जगह पे हम गिवन मास बाय मोलर मास को पुट कर देते हैं। अब मान लीजिए कि वॉल्यूम जो है हमें लीटर में देने के बजाय उसने दे दिया है मिलीलीटर्स में। तो अगर हमें वॉल्यूम मिलीलीटर में दिया गया है और अगर मुझे मिलीलीटर से लीटर में चेंज करना है तो मुझे मिलीलीटर को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा ताकि मुझे क्या मिल सके? लीटर मिल सके। तो बच्चे अब हम इस रिलेशन को यहां पुट करेंगे और हमें अगर हमें वॉल्यूम ml में दिया गया है तो इस तरह से हम उसे लीटर में चेंज कर सकते हैं। तो दैट विल बिकम 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। दैट विल बी द फॉर्मूला ऑफ मोलैरिटी in terms of mass which is in grams and in terms of volume which is in milliliters। इसे नोट कर लेंगे। ओके बच्चे, तो नेक्स्ट टर्म हम पढ़ेंगे फिफ्थ टर्म। फोर्थ हमारे पास हो चुकी है, फिफ्थ टर्म इज मोलैरिटी। तो क्या है ये? इसको सिंबलाइज करते हैं स्मॉल m के साथ। सो इट इज डिफाइंड एज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट dissolved in 1 kilogram of solvent। ध्यान दें, मोलैरिटी के समय हमारे पास सोल्यूशन था, मोलैरिटी के समय हमारे पास सॉल्वेंट में डिसॉल्व किया है 1 किलोग्राम है। सो दोनों में इसमें हम मास का यूज करेंगे, पिछले वाले में हमने वॉल्यूम का यूज किया था। तो फॉर्मूला क्या बनेगा इसका? small m is molarity, that is number of moles of solute divided by mass of solvent in kilogram। अब अगर मैं इस फॉर्मूले से यूनिट देखना चाहता हूं तो क्या बनेगी? सो यूनिट बनेगी मोल per kilogram। This will be the unit for the molality। अब इसे भी हम मास के टर्म्स में कन्वर्ट करना चाहें तो क्या बनेगा वो? We know that number of moles होते हैं गिवन मास में मोलर मास। तो मोलैरिटी हो जाएगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई। अगर हमें मास किलोग्राम की जगह ग्राम में दिया गया है
वी नो दैट कि अगर हमें ग्राम से किलोग्राम में कन्वर्जन करना है तो मुझे ग्राम को 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। मतलब जो यूनिट, जो वैल्यू यहाँ पे ग्राम्स की होगी, उस वैल्यू को अगर मैं 1000 से डिवाइड कर देता हूं तो मुझे आंसर मिल जाएगा किलोग्राम में। जैसे मेरे पास है 500 ग्राम, तो 500 ग्राम को अगर मुझे किलोग्राम में कन्वर्ट करना है तो 500 को मुझे 1000 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 500 बाय 1000 बिकम 0.5, तो 500 ग्राम इज इक्वल टू 0.5 kilograms. Get that? Very good. So you put the values here. So 1000 divided by mass of solvent in gram. So this will be the formula in terms of mass. इसे भी नोट कर लेंगे। तो बच्चे अब 6th टर्म की बात करते हैं। 6th टर्म हमारे पास है नॉर्मेलिटी। इस नॉर्मेलिटी को हम सिंबलाइज करते हैं कैपिटल N के साथ। So how is it defined? Let's check that. So that is number of gram equivalent of solute dissolved in 1 liter of solution. तो मोलैरिटी में हमने नंबर ऑफ मोल्स को डिसॉल्व किया था, यहां पर हम डिसॉल्व कर रहे हैं नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट को। अब ये नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट क्या होता है, इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाई जाएगी, क्योंकि ये टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है, कॉम्पिटिटिव लेवल पे आता है ये। सो फॉर दिस ओनली I will make a separate video and we will also see how to calculate number of gram equivalents. ठीक है? ओके, सो वेट करेंगे नेक्स्ट वीडियो का। सो आगे देखते हैं। तो सिंबल कैपिटल N है, लेट मी पुट इन द फॉर्मूला। सो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। इसे ओपन करते हैं तो नंबर ऑफ ग्राम इक्विवेलेंट इक्वल होते हैं गिवन मास बाय इक्विवेलेंट मास के। ठीक है, और इक्विवेलेंट मास जो है वो इक्वल होता है मोलर मास डिवाइड बाय n फैक्टर के। मोलर मास बाय n फैक्टर। अब n फैक्टर क्या है? n फैक्टर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स लॉस और गेन। तो मान लीजिए 5 लॉस हुए तो n फैक्टर की वैल्यू 5 हो जाएगी, 4 गेन हुए तो n फैक्टर की वैल्यू 4 हो जाएगी, एंड लाइक दैट। तो अगर मैं इस पूरे डाटा को यहां पर पुट कर देता हूं तो नॉर्मेलिटी का फॉर्मूला बनेगा मेरे पास n फैक्टर मल्टीप्लाई गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास इनटू 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। तो मिलीलीटर से लीटर में कन्वर्ट करने का मेथड हम मोलैरिटी वाले पार्ट में सीख चुके हैं, मैंने बस वही यहां पे अप्लाई किया है, नो अदर फैंसी बिजनेस। आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी, नोट कर लेंगे इसको और ध्यान रखें n फैक्टर क्या है, इक्विवेलेंट मास क्या है, इसके लिए क्या बनेगी एक सेपरेट वीडियो। बच्चों नेक्स्ट टर्म की बात करते हैं, 7th टर्म की बात करेंगे। 7th टर्म हमारे पास है मोल फ्रैक्शन। ओके, सबसे पहले हम मीनिंग समझेंगे फ्रैक्शन का। फ्रैक्शन होता है, मान लीजिए कि मेरे पास एक क्लास में 15 बॉयज है और 25 गर्ल्स है। ठीक है, तो इन ए क्लास आई हैव boys 15 and girls 25. So total students जो मुझे मिलेंगे that will be 40.
समझ गए बात ये वाली। अब अगर मुझे इस 40 में से गर्ल्स का फ्रैक्शन निकालना हो तो क्या होगा? सो अगर मैं बात करता हूं यहां पे फ्रैक्शन ऑफ गर्ल्स की, that will be equal to number of girls divided by total number of students, that is 15 by 40। और यही अगर मुझे निकालना हो फ्रैक्शन ऑफ बॉयज, that will be number of boys, अपोजिट हो गया, number of girls 25 है हमारे पास, so number of boys divided by total number of students। और ध्यान दे अगर मैं दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देता हूं तो यानी कि 25 बाय 40 प्लस 15 बाय 40, अगर मैं इसको ऐड करता हूं तो मुझे मिलता है 40 बाय 40 दैट इज इक्वल टू 1। तो एक बात ध्यान रखनी है कि सम ऑफ ऑल फ्रैक्शंस इज ऑलवेज इक्वल टू 1। दैट थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड, ठीक है। अब फ्रैक्शन तो समझ में आ चुका है हमें, है ना। अब हम बात करते हैं मोल फ्रैक्शन की। तो इन सिंपल टर्म्स इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इन ए सॉल्यूशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ठीक है, तो फ्रैक्शन ऑफ मोल्स ऑफ ईच कंपोनेंट इन अ सॉल्यूशन ऑफ मैनी कंपोनेंट्स। ठीक है, अब मान लेते हैं मैं एग्जांपल ले रहा हूं। लेट्स से मेरे पास एक सॉल्यूशन है, उसमें मेरे पास कंपोनेंट ए प्रेजेंट है और कंपोनेंट बी प्रेजेंट है। कंपोनेंट ए के मोल्स को मैं एन ए कह देता हूं और कंपोनेंट बी के मोल्स को मैं एन बी कह देता हूं। तो टोटल मोल्स कितने हो जाएंगे? That will be Na plus Nb. So this is the total number of moles, and I want to find the mole fraction of component A. So component A की mole fraction हो जाएगी number of moles of component A divided by total number of moles. Similarly, mole fraction of component B बनेगी number of moles of component B divided by total number of moles. So this is how you can find mole fraction of each component. और अगर आप इन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड कर देते हो तो ऑब्वियसली आंसर हमेशा आपका इक्वल टू 1 ही आएगा। सो दैट मीन्स इसे मैं यहां लिख देता हूं, XA प्लस XB इज ऑलवेज इक्वल टू 1। कितनी भी मोल फ्रैक्शंस हमारे पास प्रेजेंट हो, चाहे 2, 3, 4 या 100 ही क्यों ना हो, उन सभी को अगर आप ऐड करेंगे तो उसका सम हमेशा इक्वल टू 1 होगा। सो आई थिंक सभी को ये बात समझ में आई होगी, इसे नोट कर लेंगे। तो चलिए बच्चे, अब जरा एक बार मोल फ्रैक्शन से मिलता जुलता टर्म मास फ्रैक्शन को भी डिफाइन कर लेते हैं। बिकॉज फ्रैक्शन के बारे में तो हम जान चुके हैं कि फ्रैक्शन क्या होता है, अब हमें सिर्फ वहां पे मास को अप्लाई करना है। सो इट इज द फ्रैक्शन ऑफ मासेस ऑफ ईच कंपोनेंट in a mixture of many components. फॉर एग्जाम्पल बहुत जरूरी है, मेरे पास मान लीजिए प्रेजेंट है कंपोनेंट ए, कंपोनेंट बी एंड कंपोनेंट सी। कंपोनेंट ए के मास को मैं एम ए कह देता हूं, कंपोनेंट बी के मास को एम बी कहता हूं, कंपोनेंट सी के मास को एम सी कह देता हूं। एंड ऑब्वियसली बात है टोटल मास ऑफ द मिक्सचर होगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। और अगर मुझे फाइंड आउट करनी है मोल मास फ्रैक्शन ऑफ ईच कंपोनेंट, लेट्स से उसको मैं z से रिप्रेजेंट कर देता हूं, तो z ऑफ a that will be equal to x o not x m of a divided by
m of a plus m of b plus m of c। सिमिलरली अगर मेरे को ZB फाइंड आउट करनी है तो दैट विल बी इक्वल टू m of b डिवाइड बाय ma mb mc, और ZC फाइंड आउट करनी है दैट विल बी इक्वल टू mc डिवाइड बाय ma प्लस mb प्लस mc। So mass of one component divided by total mass gives me the mass fraction of that component, and obviously Za plus Zb plus Zc will be equal to 1 because all fractions sum is equal to 1। नोट कर लेंगे इसको। तो चलिए बच्चे अब जरा बात करते हैं अपनी 9th टर्म के बारे में। क्या है हमारी 9th टर्म? दैट विल बी पार्ट्स पर मिलियन। सो मिलियन तो आप जानते हैं क्या होता है, मिलियन होता है 1,000,000 दैट इज 1 मिलियन, और अगर मैं इसको साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करता हूं दैट विल बिकम 10 to the power 6, दैट इज मिलियन। तो पार्ट्स पर मिलियन, मान लेते हैं मेरे पास x अमाउंट है सब्सटेंस की, तो x अमाउंट प्रेजेंट होगी 1 मिलियन अमाउंट में, उसे हम कहेंगे पार्ट्स पर मिलियन। जैसे मान लेते हैं कि मैं हूं तो 10 लाख या 1 मिलियन में से मैं अकेला हूं, लेट्स से, तो आई एम इन 1 in a million, तो माई पार्ट इज पर मिलियन। ठीक है, तो वही बात यहां पर हम कर रहे हैं। अब अगर मैं इसके फॉर्मूले की बात करता हूं, इसको शॉर्ट में ppm कह देते हैं हम, पार्ट्स पर मिलियन। लेट मी राइट हियर आल्सो ppm। तो ppm का जो फॉर्मूला हमारे पास क्रिएट होगा दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट इन ग्राम्स डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन also in grams multiplied 10 to the power 6। So by this formula you can calculate parts per million। ठीक है, जिससे परसेंट निकालते हैं ना, परसेंट का मतलब होता है इन ए 100, तो 100 में से कितना, तो जब परसेंट निकालते हैं परसेंट के लिए हम फॉर्मूला लिखते हैं, उसी तरह हमने लिखा फॉर्मूला पार्ट्स पर मिलियन के लिए। और पार्ट्स पर मिलियन की तरह ही हमारे पास होता है पार्ट्स पर 1000, जिसको हम पीपीटी कह सकते हैं। उसी तरह हमारे पास हो सकता है पार्ट्स पर बिलियन, जिसको हम पीपीबी कह सकते हैं। ठीक है, फॉर्मूले क्या होंगे इनके? फॉर्मूले होंगे, अगर मैं पीपीटी का फॉर्मूला देखना चाहता हूं दैट विल बी मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 3 1000 के लिए। पीपीबी का फॉर्मूला क्या होगा? मास ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 10 to the power 9। तो ये मिलियन, 1000, बिलियन, लाइक दैट। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड, नोट कर लेंगे। ओके चलिए बच्चे अब बात करते हैं नेक्स्ट टर्म जो कि स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ के बारे में। तो स्ट्रेंथ को सिंबलाइज करते हैं कैपिटल एस के थ्रू। क्या होता है? इट इज द अमाउंट ऑफ सोल्यूट इन ग्राम dissolved per liter of solution। So amount of solute in gram dissolved per liter of solution, that is called strength, ताकत। ठीक है, पावर भी कह सकते हैं इसको हम। तो अगर मैं इसको लिखता हूं फॉर्मूले के टर्म्स में तो क्या होगा? that will be mass of solute in grams divided by volume of solution in liter। और इस फॉर्मूले से अगर मैं यूनिट देखना चाहता हूं तो यूनिट बनेगी हमारे पास ग्राम पर लीटर।
So that will be the unit of strength. ठीक है, अब यहीं पर हम बात कर लेते हैं एक बार डेंसिटी के बारे में। डेंसिटी क्या होता है? आई थिंक सभी डेंसिटी के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे। डेंसिटी क्या है? सिंपल है इसका स्मॉल डी। किसी किसी जगह पे इसको रो की तरह यूज किया जाता है। रो हमारा एक ग्रीक सिंबल है, ये भी डेंसिटी का सिंबल यूज हो जाता है किसी किसी जगह पे। डेंसिटी क्या होता है? डेंसिटी होता है मास ऑफ सब्सटेंस। अब सब्सटेंस यहाँ पे सोल्यूट भी हो सकता है, सब्सटेंस यहाँ पे सॉल्वेंट भी हो सकता है, सब्सटेंस यहाँ पे सॉल्यूशन भी हो सकता है। तो सब्सटेंस कुछ भी हो सकता है यहाँ पे। तो मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, दिस इज डेंसिटी। अब डेंसिटी की यूनिट्स क्या क्या बन सकती है? यूनिट्स बन सकती है, अगर हमारे पास मास ग्राम्स में है, अगर मास हमारे पास ग्राम में है और वॉल्यूम ml में है, तो यूनिट बनेगी ग्राम पर मिलीलीटर। एंड देखिए 1 ml जो होता है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर होता है, तो यही यूनिट बन जाती है ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस लिक्विड, दिस इज एप्लीकेबल फॉर दिस सॉलिड पार्ट, ठीक है। ओके, अगर हमारे पास मास किलोग्राम में है और वॉल्यूम लीटर में है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर लीटर। ऑल्सो हमारे पास अगर मास किलोग्राम में है, वॉल्यूम मीटर क्यूब में है, तो ये बन जाएगा किलोग्राम पर मीटर क्यूब। तो दीज कैन बी द यूनिट्स ऑफ डेंसिटी। समझ गए सब बात ये वाली? नोट कर लेंगे। चलिए बच्चे अपनी लास्ट कंसंट्रेशन टर्म के बारे में जानते हैं, और वो है फॉर्मेलिटी। फॉर्मेलिटी टर्म हमारे पास बनती है फॉर्मूला यूनिट से, और फॉर्मूला यूनिट होती है आयोनिक कंपाउंड के केस में। तो फॉर्मेलिटी इज ए कंसंट्रेशन टर्म्स फॉर आयोनिक कंपाउंड, ठीक है। तो कैसे डिफाइन करते हैं इसको? दैट इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ फॉर्मूला यूनिट dissolved in, we can say dissolved per liter of solution. Symbol है कैपिटल F. कैपिटल F is equal to number of moles of formula unit divided by volume of solution in liters. तो अगर मैं यहां पे इसकी यूनिट चेक करता हूं, तो यूनिट हमारे पास बनती है मोल पर लीटर। क्लियर? और अगर मैं इसको ग्राम्स की टर्म्स में लिखना चाहता हूं, तो F बनेगा गिवन मास डिवाइड बाय मोलर मास मल्टीप्लाई 1000 डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, नॉट लीटर, वॉल्यूम सॉल्यूशन इन मिलीलीटर। आपने ध्यान दिया था गलती पे? वेरी गुड, ध्यान देंगे, अच्छा रहेगा। ध्यान देंगे, ऑब्जर्व करेंगे, तो किसी भी तरह की प्रॉब्लम को आप चुटकियों में हल करके वहां से निकल जाएंगे। ओके, मोलैरिटी और फॉर्मेलिटी में क्या फर्क है? मोलैरिटी किसी भी सब्सटेंस के लिए काम कर सकती है, फॉर्मेलिटी स्पेसिफिकली आयोनिक कंपाउंड के लिए काम करती है। समझ गए सब बात ये वाली? वेरी गुड। अब मैं क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग बन जाता है इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स को देख के, और वो ये है कि कौन कौन सी कंसंट्रेशन टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट है। सो विच कंसंट्रेशन टर्म और टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट? तो इसका आंसर आप ऐसे समझेंगे कि जिन जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में सिर्फ मास का यूज हुआ है एज ए क्वांटिटी,
वो कंसंट्रेशन टर्म टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है, और जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में वॉल्यूम का यूज हुआ है एज ए मेजरिंग क्वांटिटी, वहां पर वो टेम्परेचर डिपेंडेंट होती है। ठीक है, वॉल्यूम कैन इंक्रीज और डिक्रीज बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, एज वी ऑल नो दैट। ठीक है, बट मास हैज वेरी लिटिल इफेक्ट ऑन चेंजिंग द टेम्परेचर। समझ गए सब बात ये वाली के नहीं? जैसे मान लीजिए कि मेरे पास प्रेजेंट है वाटर, मैं 4 ग्राम वाटर लेता हूं। ठीक है, तो 4 ग्राम वाटर को मैं फ्रीज कर देता हूं, उसका मास 4 ग्राम ही रहेगा, बट अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो वॉल्यूम उसका इंक्रीज हो जाता है। आइस का वॉल्यूम लिक्विड वाटर के वॉल्यूम के मुकाबले ज्यादा होता है, तो वॉल्यूम चेंज हो गया बाय चेंजिंग द टेम्परेचर, बट मास सेम रहा है। वहां पे 4 ग्राम आइस थी और 4 ग्राम ही वाटर है, बट वॉल्यूम दोनों का चेंज हो गया। तो वॉल्यूम इज ए टर्म विच इज टेम्परेचर डिपेंडेंट एंड मास इज ए टर्म विच इज टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। तो जिन कंसंट्रेशन टर्म्स में मास का यूज होता है वो सभी टर्म्स टेम्परेचर इंडिपेंडेंट होती है। तो कौन कौन सी है वो टर्म्स? वो टर्म्स है मोलैलिटी, वो टर्म है मोल फ्रैक्शन, वो टर्म है मास फ्रैक्शन, और वो टर्म है लास्ट बट नॉट द लीस्ट परसेंटेज वेट बाय वेट। सो दीज टर्म्स आर टेम्परेचर इंडिपेंडेंट। आई थिंक सभी को ये हाथ तक समझ में आया होगा। नोट कर लेंगे। तो बच्चों आज हम इतना ही करेंगे। दैट वाज ऑल अबाउट कंसंट्रेशन टर्म्स। इसके न्यूमेरिकल हम ट्राई करेंगे इन ए सेपरेट वीडियो, और उसी वीडियो में हम रिलेशनशिप भी प्रिपेयर करेंगे इन सभी कंसंट्रेशन टर्म्स का। सो तब तक के लिए स्टे हेल्दी, बी सेफ एंड बाय टू।